Have you ever freezed in front of a class? Or while public speaking, have you ever got blank in front of entire crowd? Well, मेरे साथ तो ये ज़रूर हुआ है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करूँगी जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग की जो आपकी स्किल्स हैं उनको कहीं ना कहीं डेवलप कर सकते हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ करने में और आपकी ऑडियंस से आपको कनेक्ट करने में भी। पर सबसे पहले तो ये जान लें कि पब्लिक स्पीकिंग के दौरान हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वेल, अ लॉट ऑफ नर्वसनेस एंड रियली मैनी स्लीपलेस नाइट्स। और जब भी हमें कुछ बोलना होता है उससे पहले शायद वॉशरूम्स की बहुत सारी विजिट्स। ओके गाइस, सो आई एम सुप्रिया फ्रॉम schoolaster.com और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी वैल्यूएबल सजेशंस को शेयर करूंगी जिनकी हेल्प से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और उन्हें बेटर कर सकते हैं। एक पब्लिक स्पीकिंग के दौरान या फिर क्लास में लेक्चर लेते टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है एक आइडिया। वेल, व्हाट इज़ एन आइडिया? एक आइडिया वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से आप क्लास को या फिर एक ऑडियंस को ये बताते हैं कि आप किस बारे में एक्चुअली बात करने वाले हैं। एक आइडिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसकी वजह से आपके पूरी की पूरी स्पीच में एक कंटेंट आता है कि आप एग्जैक्टली अपनी ऑडियंस को क्या डिलीवर करना चाहते हैं। वेल, जितना ज़रूरी होता है कि आपका आइडिया क्लियर हो उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आइडिया सिर्फ एक ही हो। अगर आप मल्टीपल आइडियाज़ को एक ही स्पीच में फोकस करते हैं तो आपकी ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है और जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो उन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। और जितना ज़रूरी ये होता है कि आपको पता है कि आपका आइडिया क्या है। आपके इनिशियल जो कुछ सेकंड्स होते हैं, आपके 60 to 90 सेकंड्स का जो ड्यूरेशन होता है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है जब ऑडियंस को आपको बताना होता है विद एन इंट्रोडक्शन कि आप किस बारे में बात करने वाले हैं। आपने अक्सर स्पीकर्स को सुना होगा कि जब वो अपनी स्टेज पे किसी स्पीच को बोलने जा रहे होते हैं तो वो इनिशियल में किसी ह्यूमरस स्टोरी के थ्रू, किसी मेटाफॉर के थ्रू या किसी फ्रेज के थ्रू आपके माइंड में एक पिक्चर विजुअलाइज करते हैं कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आपको भी एग्जैक्टली यही करना चाहिए कि आपके आइडिया से रेलेवेंट कोई ह्यूमरस स्टोरी या फिर कोई मेटाफॉर जो आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से जो आइडिया आप डिस्प्ले करना चाहते हैं ऑडियंस के माइंड में वो एग्जैक्ट इमेज उनके माइंड में क्रिएट हो जाए। और जितना इम्पोर्टेंट आपका आइडिया और आपका कंटेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस आइडिया को प्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपकी वॉइस डल है, उसमें बिल्कुल भी इंथुसियाज्म नहीं है, लोग आपकी आवाज़ से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ऑडियंस भी बोर हो जाएगी और आपको सुनना पसंद नहीं कर रही होगी। हमारा अगला पॉइंट है कीप इट सिंपल। वेल, अगर आप अपनी स्पीच में बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्ड्स का यूज़ करेंगे या फिर ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे जो कि आपके लिए भी कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो तो फिर वो आपकी ऑडियंस के लिए कैसे ईजी हो सकता है। वो कहते हैं ना, लेस इज़ मोर। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आपको अपनी स्क्रिप्ट को कंसाइज भी करना चाहिए और उसे काफ़ी सिंपल वर्ड्स में भी लिखना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस आपसे इजीली कनेक्ट कर सके। और आपकी स्क्रिप्ट जितनी ही ज़्यादा कंसाइज होगी उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं होंगे। ऑडियंस के लिए वो उतना ही ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होगा कि वो कम शब्दों में आपके आइडियाज़ और आपकी बात को वो समझ सकें। वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इस आपकी स्पीच को सुनने के बाद ऑडियंस क्या सोच रही है, वो क्या उस चीज़ के बारे में फील कर रही है और आपको सुनने के बाद वो आगे क्या करेगी। दैट इज़ what they will think, feel and do after they will listen to your speech. So make sure कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज। अगर हम स्टेज पे जाते टाइम पे अगर हम ड्रैग करते हुए जा रहे हैं या अपनी बॉडी को स्लाउच कर रहे हैं या फिर हम इधर उधर देख रहे हैं या फिर हम बहुत ऊपर देख रहे हैं या बहुत नीचे देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जब भी आप स्टेज पे जाएं तो मेक श्योर आपके शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट हो, आपकी बैक स्ट्रेट हो और आपकी चिन अलाइनमेंट में होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। अगर आपकी चिन बहुत ऊपर होती है तो वो ऑडियंस को एक मैसेज दे रही होती है जिससे उन्हें लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हैं। और अगर आपकी चिन बहुत नीचे होती है तो वो मैसेज कन्वे करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ब्लंडर हो सकती है। तो मेक श्योर कि स्पीच देने से पहले आप अपने पॉस्चर को बहुत कायदे से स्टडी करें कि आपको किस बॉडी पॉस्चर के साथ स्टेज पे एंटर करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रैक्टिस। वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अपने कंटेंट को भूल जाने की प्रॉब्लम नहीं होती है।
अगर आपको आपका कंटेंट बहुत अच्छे से याद है और आप उसको इतनी बार रिहर्स कर चुके होंगे, तो जब ऑडियंस के सामने आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑडियंस के सामने बोलने में काफ़ी ईजीनेस होती है। बट अगर आपको क्राउड का फियर होता है और स्पीच याद करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस छोटी सी टिप को फॉलो कर सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आप एक शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अपने बात करने के तरीके को भी देखिए कि आप किस तरह से स्पीच को प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब आपको लगे कि आप उसमें कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो आप वही सेम स्पीच अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के सामने उसको एज इट इज़ बोलिए। इस एक्टिविटी से आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप लोगों के सामने बोलने में कंफर्टेबल भी होंगे, और सेकेंडली जो भी आपकी स्पीच में सुपरफ्लुअस पार्ट्स हैं या फिर जो ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें ईजिली कट आउट कर सकते हैं और आपकी स्पीच कंसाइज भी हो जाएगी और वैल्यूबल भी हो जाएगी। एंड इट विल ऑल्सो लीड टू मेकिंग यू कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। इस एक्टिविटी के बाद आपको खुद में ही इतना कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा कि आपको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के सामने बोलने में जो ईजीनेस आ रही थी, वही ईजीनेस आपको स्टेज पर भी आना शुरू हो जाएगी। इन डूज के साथ कुछ डोंट्स भी होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने बालों के साथ ना खेलिए, बिकॉज इट इज़ वेरी एब्सर्ड कि अगर आप स्टेज पे खड़े होकर नर्वसनेस पे अपने बालों के साथ खेलते हैं तो इट्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। अगर आप ऑडियंस को देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका उनके साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप रूम में ऐसी स्पेसेस में मत देखिए जहां पर ऑडियंस अवेलेबल नहीं, जिससे वो जान जाते हैं कि आप नर्वस हो रहे हैं। इस सिचुएशन में अक्सर लोग सीलिंग को देखने लगते हैं या फ्लोर पे देखने लगते हैं या ऑडियंस से अपने कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने लगते हैं। तो मेक श्योर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग में ये सारी चीज़ें ना करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने आर्म्स को फोल्ड मत कीजिए, अपने पैरों को क्रॉस मत कीजिए। उसके अपार्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पब्लिक स्पीकिंग के दौरान किसी भी टाइम पे अपनी ऑडियंस को अपनी बैक मत दिखाइए। आप कभी भी टर्न अराउंड मत होइए अनलेस इट इज़ नीडेड। अगर आपको बोर्ड का यूज़ करना है और आप कुछ लिखना चाहते हैं, then that is a different thing. But while speaking, make sure कि do not turn your back on the audience. और एक छोटी सी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है अपने ऑडियंस की तरफ फिंगर्स को पॉइंट करना। ये भी एक बहुत गलत एक्टिविटी होती है। अगर आप एक ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी तरफ फिंगर्स को पॉइंट मत कीजिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप एक टीचर हैं तो बीइंग अ टीचर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में जाके पढ़ाना होता है, वो भी कोई पब्लिक स्पीकिंग से कम नहीं होता। सो फॉर बीइंग अ टीचर दिस एक्टिविटी इज़ अ मस्ट फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप इन एक्टिविटीज़ को एज इट इज़ फॉलो करें। इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू अ लॉट। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा हो और आप इन एक्टिविटीज़ को अगर ढेर सारे कॉन्फिडेंस और करेज के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं अपनी स्पीच को, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली बहुत बेटर हो जाती हैं और आप इजीली अपने ऑडियंस का हार्ट विन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग schoolaster.com. Stay tuned for more such videos.